हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हम लोग बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने 4 टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जा करके उसको ज़रूर देख लें, ताकि आपको प्रश्न समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। और जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं ये स्पेशली बिहार स्पेशल से संबंधित है, तो इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा, जिसमें कि हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन के अंतर्गत 150 से 200 क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं डेली। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि बिहार मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था, तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 6 वर्ष हो जाएगा। अगर बात हो रही है लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि ये अनुच्छेद 315 में रखा गया है, जो कि यूपीएससी से संबंधित है। और इसी से संबंधित एक और है अनुच्छेद 312, इसको भी याद रखिएगा कि जितने भी सिविल सर्विस वाले हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये तीनों चीज़ों का उल्लेख किस में मिलता है, तो अनुच्छेद 312 में मिलता है। इसको भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो नवादा हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं पीछे वाले वीडियो में कि मगध के अंतर्गत आते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में बता रखा है हमने कि पूरे बिहार में 9 गो प्रमंडल हैं, और 9 प्रमंडल की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से समझ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जा करके उसको जरूर देखें, ताकि आप लोगों को प्रमंडल और जिले से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत न हो सके। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल में है, तो वो आंसर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन सा होता है। तो ये चीज़ कई बार हम लोग बना भी चुके हैं और ये जानते भी हैं कि राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, जिसका कि अनुच्छेद 165 में उल्लेख किया गया है। अगर वहीं सेंट्रल लेवल पे हम लोग जानते हैं तो सेंट्रल लेवल पे मिलेगा हमको अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो कि हमारे भारत राज्य का सबसे उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बन जाएगा वो महाधिवक्ता हो जाएगा, जो कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये जो जाकिर हुसैन है ये भी बने हुए हैं, और साथ ही साथ रामनाथ कोविंद की बात करते हैं जो अभी पूर्व हम लोगों के राष्ट्रपति हैं, ये भी थे। तो दोनों ही ऑप्शन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि कौन कौन से राज्यपाल हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, तो वो जाकिर हुसैन हो जाएंगे और रामनाथ कोविंद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो प्रश्न पूछ रहा है कि जो विधानसभा है, तो विधानसभा का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगी कि इसके लिए न्यूनतम आयु हम लोगों को चाहिए 25 वर्ष। अगर वहीं आपसे विधान परिषद की बात करेगा तो विधान परिषद में हम लोग जानते हैं कि 30 साल होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर वहीं पंचायत में संबंधित आपसे पूछ देगा तो पंचायत वाले में अनुच्छेद 21 साल का एज होना चाहिए आपका। और वहीं बात करता है वोट देने का, तो वोट देने की उम्र जो होती है वो 18 साल होती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1989 से जोड़ा गया था, और इसकी उम्र को घटा करके 21 से 18 कर दिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर वहीं आपसे पूछ दे राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पूछेगा तो वो भी होता है आपका 35 साल। और राज्यपाल की बात करेगा तो राज्यों का जो राज्यपाल होता है उसके लिए भी एज चाहिए 35 साल। और अगर बात करता है आपका उपराष्ट्रपति, तो उसके लिए भी याद रखिएगा 35 साल होता है। तो ये 2-3 प्रश्न हैं जो कि आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, और लोकसभा राज्यसभा का पूछे तो वो भी आपको अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि लोकसभा के लिए आपको चाहिए 25 ईयर, और राज्यसभा की बात करेगा तो उसके लिए चाहिए आपको 30 ईयर। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि किस में पार्टिसिपेट के लिए कितना एज होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा विधानसभा का जो आंसर हो जाएगा वो 25 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल को प्रदान की गई है। तो राज्यपाल को वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ प्रदान हैं। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि अगर मृत्यु दंड को समाप्त करने की बात करेगा तो मृत्यु दंड वाली शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, राज्यपाल को इसके संबंध में कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे। तो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री की बात करेगा तो ये अब्दुल गफूर थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जबकि
अगर आपसे पूछ दे कि बिहार के पहले सीएम कौन थे, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं कि श्री कृष्ण सिंह जो थे वो हम लोग के बिहार के पहले सीएम थे। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो अब्दुल गफूर थे। इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पीछे बता भी रखे हैं कि जब भी राज्य का कार्यपालिका का प्रधान पूछता है तो वो कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो राज्यपाल हो जाएगा। तो दोनों आंसर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी पूछेगा कि राज्य जो होता है उसका कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल हो जाएगा आपका। ये चीज़ याद रखें। जबकि वही आपसे पूछ दे कि वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक जब भी कहेगा तो वो मुख्यमंत्री होते हैं। ये चीज़ भी अच्छे से याद रखिएगा। और राज्यपाल का अनुच्छेद कहेगा तो इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 153 में है, जबकि इनकी नियुक्ति का अनुच्छेद कहेगा तो 155 में है। और इसी से संबंधित इनका क्षमादान वाला है अनुच्छेद 161 में, और इनके अध्यादेश जारी करने वाला जो है अनुच्छेद 213 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो कुछ अनुच्छेद है जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से, जो आपको पता होने चाहिए। और बात करते हैं वही मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 164 में बताया गया है। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि राज्य के द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा जो है प्रस्तुत करने की बात कही गई है, तो किस संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जैसा कि आप लोगों को बात पता होगी ये चीज़ कि अनुच्छेद 202 जो है वो राज्य के बजट से संबंधित है। तो अगर राज्य के वित्तीय ब्यौरे की बात कहेगा तो अनुच्छेद 202 है, जबकि नेशनल लेवल में हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है कि अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में चर्चा है। तो राज्य भी याद रखिएगा, और अगर नेशनल भी पूछ दे तो वो भी पता होना चाहिए आपको कि अनुच्छेद 112 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था। तो एक चीज़ अच्छे से याद रख लीजिएगा कि 73वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है तो ये 1992 में आया था। इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जबकि इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल 1993 को लागू होने की वजह से 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज दिवस जो होता है हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं। और साथ ही साथ इसके लागू करने के बाद अनुसूची जो है अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इसमें 29 विषयों का प्रावधान किया गया था। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। और अगर भाग की बात करते हैं तो भाग 9 में इससे संबंधित चीज़ों को जोड़ा गया है, वो भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 जब ये लागू हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बिहार का कुल क्षेत्रफल, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आप लोगों को पिछले वीडियो में भी जरूर बता रखे हैं कि 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला जो है नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल और उत्तर प्रदेश, अगर आपको बिहार के मैप से संबंधित चीज़ों को जानना है तो आप पीछे वीडियो जा करके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें जिला और मैप से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से याद करवा रखे हैं। तो पूछ रहा है कि नेपाल, तो उत्तर में हम लोग जानते हैं नेपाल है। और पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, तो पश्चिम में होता है यूपी, ये भी आप लोग को पता है। तो पूछ रहा है कि दोनों के साथ सीमा साझा कौन करता है, तो आप लोगों को कॉर्नर पे बता रखे हैं कि यहाँ पश्चिमी चंपारण है, जो कि हमारा राइट आंसर है, वो नेपाल और यूपी दोनों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन वही अगर आपसे पूछ दे नेपाल और पश्चिम बंगाल की, तो नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाला कौन है, तो किशनगंज। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछ दे नेपाल और पश्चिम बंगाल, तो किशनगंज, और नेपाल और उत्तर प्रदेश पूछेगा तो पश्चिम चंपारण। अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। तो जब भी ग्रीष्म ऋतु की बात करेगा तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, हमेशा जो तापमान है गया में ही एक्सेस होता है। तो गया में सर्वाधिक तापमान होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर निम्न तापमान की बात करेगा तो निम्न तापमान भी सबसे ज़्यादा बिहार में गया ही होता है। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को बिहार का मैप अगर याद होगा तो उस बिहार के मैप में मैंने बता रखा था कि बलथर मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में हम लोग के कैमूर जिला पड़ता है। इस वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कैमूर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो अगर बिहार का मैप आप लोगों ने देखा होगा और नदी वाला सेक्शन अगर देखा होगा तो कोसी नदी नेपाल से निकलते हुए बिहार के गंगा में आकर के कटिहार के कुर्सेला में मिलती है। ये चीज़ भी आप लोगों को कई बार बता रखे हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कुर्सेला हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा।
कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कुर्सेला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं हिरण्यवाह की तो ये सोन नदी को जाना जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि बिहार में भ्रंश घाटी से होकर के प्रवेश करती है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है। और सोन नदी पर ही बनी हुई एक परियोजना है जो कि बिहार की अपनी परियोजना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही योगदान रहा है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है। तो तुतला भवानी जलप्रपात की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग जब भी अगर कभी समय मिले तो जा करके ज़रूर घूमिए इसको, कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। ये एक तरह का वाटरफॉल है जहाँ पर कि जाके आप सब लोग घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो रोहतास जिले के सासाराम में, और सासाराम से 25 से 30 किलोमीटर दूर अगर आप लोग दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको तुतला वाटरफॉल मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ पे है, तो सासाराम में है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है। तो लीची उत्पादन की बात करेगा तो बिहार में पहला है, और कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप जो है इसको कब शुरुआत की गई थी। तो कृषि रोड मैप आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं कि 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, और अभी पूछेगा तो 2008 के बाद 12 तक ये चला था, फिर 13 से स्टार्ट हुआ था दूसरा, फिर 17 तक चला था, 17 से 22 तक चला था, और अभी बात करेगा तो 23 से लेकर के 28 तक चौथा रोड मैप है जो चल रहा है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा कि कौन सा कब आया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया था। तो जैविक कॉरिडोर के लिए अभी 13 जिलों का चयन किया गया था, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध जो है बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है। तो कला शैली की बात करेगा तो पाल कला शैली से है इनका संबंध, सेवक राम और हुलास लाल का, जो कि अच्छे से आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वहीं अगर पाल वंश की बात करते हैं तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की है, ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो दरभंगा में पाया जाता है, ये अच्छे से याद रख लीजिएगा। जबकि सबसे ज़्यादा मखाना कहेगा तो मधुबनी जिले में पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, अगर सर्वाधिक मखाना कहेगा तो मधुबनी में, जबकि मखाना का अनुसंधान केंद्र कहेगा तो दरभंगा में। और अभी कुछ दिन पहले ही मखाना का GI टैग जो है वो दरभंगा को मिला है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। अगर बिहार की कुल साक्षरता दर की बात करता है तो वो 61.8% है, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा कि 61.8% है बिहार की कुल साक्षरता दर। जबकि अगर पुरुषों की बात करेगा तो 71 पॉइंट समथिंग है, इसको भी याद रख लीजिएगा, 71.5% है। और महिलाओं की कहेगा तो 51.5% है, यानी कि 51.5% है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जबकि इसकी एवरेज पूछता है तो 61.8% है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और जबकि एजुकेशन के मामले में पूछेगा तो सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो रोहतास है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है। तो अनुसूचित जाति अर्थात SC से संबंधित है, तो ये आप लोगों को बता रखे हैं कि गया है जहाँ पे सर्वाधिक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह का मकबरा की बात करते हैं तो ये सासाराम में स्थित है, जो कि रोहतास जिले में पड़ता है, जिसको कि चारों तरफ पानी और बीच में एक स्मारक के रूप में बनाया गया है, जो कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। और यही शेरशाह था जिसने कि हुमायूं को पराजित भी किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हुमायूं को शेरशाह ने ही पराजित किया था 2 बार, 1539 और 1540 में 2 बार युद्ध हुआ था उसके साथ। फाइनली उसको 40 में हरा करके इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में लगभग सबको पता होगा कि पटना साहिब में, जो कि पटना में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कि गुरु गोविंद सिंह जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं सिखों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो आप लोगों को, अगर आप लोग इसका हिस्ट्री देखे होंगे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा था कि 1620 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि असफल रही। उसके बाद फिर आए थे अंग्रेज, डच, जो कि 1632 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, जो हमारा आंसर भी है। और डचों के द्वारा स्थापित फैक्ट्री ही पहली सफल कंपनी मानी जाती है। इसी वजह से बार बार ये प्रश्न पूछता है कि डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था। तो 1632 इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। जबकि अंग्रेजों का सफल कंपनी पूछ दे आपसे तो 1651 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा पीटर मुंडी के प्रयास से। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। तो पटना के अगर बात करते हैं विद्रोह की तो डॉक्टर R. लायल जो था वो लॉयल
वो मारा गया था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि बिहार में अगर बात करता है 1857 की क्रांति की, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बिहार के रोहिणी में 12 जून 1857 को ये शुरू हुआ था। इसको भी आप लोग को अच्छे से याद रख लेना है। और वहीं बात करते हैं पटना की, तो 3 जुलाई को इसकी स्थापना इसकी आग भड़की थी, ये भी याद रखिएगा। तो कुछ चीज़ है जो कि इससे संबंधित है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। और वहीं बात करते हैं कुंवर सिंह की, तो कुंवर सिंह के बारे में आपको लोगों को अच्छे से पता है कि कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किया था, जो कि सिर्फ राज्य तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी फैला था। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो आप लोगों को पीछे पढ़ा भी रखे हैं ये चीज़ कि बिहार जो बहावी आंदोलन है, इसके शुरुआती की बात करते हैं तो इसको स्टार्ट करने वाले थे सर सैयद अहमद बरेलवी। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा यूपी में इसकी स्थापना की गई थी। और बिहार में जब आए थे ये पटना, तो यहाँ पर इनको ज़्यादा सफलता मिली थी। इसी वजह से इन्होंने बिहार के पटना में इसको प्रमुख केंद्र के रूप में बनाया। और ये प्रश्न भी पूछता है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो वो पटना था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जब इन्होंने केंद्र बनाया था, तो इन्होंने 4 लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया था। उसमें से जो सबसे प्रमुख थे मौलवी लियाकत अली, इन्हीं को सबसे पहला अध्यक्ष बनाया गया था सैयद अहमद बरेलवी के बाद। तो इस तरह से बिहार के पटना में पूछेगा तो जो प्रमुख थे बिहारी, वो हैं मौलवी विलायत अली। इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन है। स्वराज की बात करेगा तो शांति नारायण है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापन की थी। ये 1913 में किए थे, ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये जो अनुशीलन समिति है, इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो मुख्य उद्देश्य पूछता है कभी कभी, तो वो खून के बदले खून था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। खून के बदले खून इस समिति का मुख्य उद्देश्य भी था। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा 1913। प्रश्न जो था सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी, तो 1913 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये ऑलरेडी आप लोग को बता रखे हैं कि पहला पटना में हुआ था, जबकि दूसरा अगर आपसे पूछ ले तो दूसरा भागलपुर में हुआ। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, पटना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे। तो अंबारी सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1939 में हुआ था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो नेतृत्व किया गया था राहुल संकृत्यायन के द्वारा किया गया था। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता, तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे थे कि जब राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया था चंपारण में कि आकर के आप किसानों की दशा को देखिए और उसके लिए कुछ काम कीजिए। तो जब गांधी जी आ रहे थे चंपारण, तो चंपारण आने के क्रम में इन्होंने मुजफ्फरपुर गांव की जब दशा देखी थी, तो उसी समय देख करके इन्होंने कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है, तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है। और जब चंपारण पहुंचे थे, तो वहां पहुंचकर इन्होंने कहा था किसानों की दशा देखकर कि जब तक इनकी दशा को मैं सुधार नहीं लूँगा, तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो ये कोर्स भी पूछता है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था। तो जैसा कि आप लोगों को पीछे बता रखे हैं कि खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध करने वाले 2 लोग थे। एक तो थे हसन इमाम और दूसरे थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1 से अधिक। लेकिन शुरू में तो इन्होंने विरोध किया था, लेकिन थोड़े समय के बाद ये लोग भी जा करके फिर सपोर्ट देने लगे थे। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो जब भी अगर बिहार में कृषकों का नेतृत्व कहेगा तो आपको याद होना चाहिए स्वामी विद्यानंद जो थे बिहार में कृषकों का नेतृत्व करने वाले हैं। जबकि बिहार प्रांतीय किसान सभा की अगर बात करते हैं तो उससे संबंधित थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि कौन होगा आंसर। तो जब भी बात करेगा बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष की, तो वो हो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि आगे जा करके अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में हुआ था और जिसका लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी बने थे। और जो स्वामी विद्यानंद हैं तो ये बने थे बिहार में कृषकों का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो भी स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुई सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो साइमन कमीशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1927 में इसका गठन हुआ था जॉन साइमन की अध्यक्षता में और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये भारत आया था। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आने के बाद इसका जमकर विरोध किया गया था और विरोध में जो पास किया गया था उसके अध्यक्ष थे जो सर अली इमाम। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि सर अली इमाम जो थे साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था इन्हीं की अध्यक्षता में 1928 में। इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो है
बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा की बात करता है, किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया, तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। और बात करते हैं हम लोग नमक सत्याग्रह की, तो इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ रखे होंगे कि 12 मार्च को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि 5 अप्रैल को वहाँ पहुँचे थे और 6 अप्रैल को वहाँ पर इन्होंने नमक बना करके नमक कानून तोड़ा था और 6 अप्रैल को ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की थी। तो इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इसी नमक कानून का अगर बिहार में कहेगा ढांचा कौन तैयार किया था, तो वो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ये चीज़ भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा 39 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।